प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, प्रोफेसर हिंदी विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से आपके बीच MHD 16 जो पेपर है हमारा भारतीय उपन्यास का, उसके लिए आपके बीच आज संवाद रचाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उपन्यास विधा जो है, या यूँ कहें कि उपन्यास का जो कथानक है या उपन्यास के पात्र जो हैं और पात्रों के आगे विशेषताएं जो हैं, उस पे हम आज कुछ समय के लिए आपके बीच चर्चा करेंगे आपके साथ। उपन्यास के कथा रूपी शरीर को गति देने वाले अवयव पात्र कहलाते हैं। थोड़ा सा इसकी भूमिका स्पष्ट हो जाए कि क्या चीज़ है। इस कारण उपन्यास के पात्र सजीव, स्वाभाविक, सहज हों। किसी भी पात्र के दो पक्ष होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य व्यक्तित्व की बात की जाए तो उसमें पात्र का शारीरिक आकार, उसका रंग रूप, वेशभूषा, उसके द्वारा किए जाने वाले आचरण का ढंग तथा उसके व्यवहार तथा बातचीत करने का तौर तरीका जो है। अन्य पक्ष होता है कि उसका आंतरिक पक्ष, जिसमें उस पात्र की मानसिकता, प्रवृत्तियाँ और जो भीतरी उठक पटक जो है वो जो आती है, उसको हम उस एक दूसरे पक्ष में रख सकते हैं। उपन्यास के कुछ पात्र जो है मुख्य होते हैं, कुछ पात्र गौण होते हैं, या यूँ कहें कि कुछ पात्र पुरुष पात्र होते हैं, कुछ पात्र स्त्री पात्र होते हैं, या इसके साथ ये भी कह सकते हैं कुछ पात्र जो है बाल पात्र भी हो सकते हैं। और कहानी लगभग उन्हीं पात्रों के आसपास जो है इर्द गिर्द घूमती है। कई बार मुख्य पात्र के साथ साथ कोई ऐसा पात्र भी आ जाता है कि जो आपको बहुत प्रभावित करता है। वो भी उपन्यास में आपको, संस्कार उपन्यास में ऐसे पात्र भी मिल जाएंगे। क्योंकि उपन्यास एक ऐसी विधा है कि कहानी से या महाकाव्य से या निबंधों से अलग है, या यूँ कहूँ कि रुचिकर भी है। मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है कि सारे उपन्यास रुचिकर होते हैं। कई उपन्यास ऐसे भी हैं कि आप बैठेंगे और मन नहीं लगेगा, उठ जाएंगे। लेकिन कई उपन्यास ऐसे हैं, जैसे मैं उदाहरण संस्कार का ही अगर दूँ या गोदान का दूँ, तो बहुत उपन्यास ऐसे हैं कि आप बैठे और एक सिटिंग में जो है आपकी भूख प्यास सब पता ही नहीं चला और आप एक सिटिंग में उसको पढ़ देते हैं। ये उपन्यास की कहीं ना कहीं उसकी कालजयी होने की एक विशेषता जो है। चूँकि हमने उपन्यास संस्कार के आसपास रहना है, बाहर नहीं जाना उससे, और उस उपन्यास के जो पात्र है और उन पात्रों का चरित्र चित्रण है। कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं और कुछ गौण पात्र, मैंने पहले ही आपको इंगित किया है। उन महत्वपूर्ण पात्रों में अगर बात की जाए, प्राणेशाचार्य जो है आपका महत्वपूर्ण पात्र है। नारणप्पा आपका जो है महत्वपूर्ण पात्र मान सकते हैं। चंद्री जो है कहीं ना कहीं, अगर मैं यूँ कहूँ कि नायिका भी हो सकती है, नायिका भी मान सकते हैं। उसका पूरा का पूरा चरित्र आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और एक पात्र, पुट पात्र जो है, आप जब कहानी पढ़ेंगे संस्कार की, प्राणेशाचार्य के साथ साथ जो है वो पात्र जो है साथ चल रहा है, उसका साथ देता है। कहीं ना कहीं उपन्यासकार ने, या यूँ कहूँ आलोचकों ने, या यूँ कहूँ कि जो पाठक वर्ग जो है, पढ़ने वाले हैं, या प्राध्यापक वर्ग है, कहीं ना कहीं अगर ये चार पात्र मैंने रखे हैं मुख्य रूप से, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल चार मुख्य पात्रों को रखते हैं। और इसके साथ साथ कुछ गौण पात्र जैसे हैं, भागीरथी है, पद्मावती है, गरुड़ाचार्य है, सीता देवी है, लक्ष्मणाचार्य है, श्रीपति है, लक्ष्मी देवम्मा, वेली, दुर्गा भट्ट, दासाचार्य, मंज्या और महाबल। ये कुछ पात्र जो है इस उपन्यास में आपको मिलेंगे। इन पात्रों पर हम अपनी बात रखेंगे और इन पात्रों के आसपास ही जो मैंने चार महत्वपूर्ण पात्र आपको जो इंगित किए हैं, उन पात्रों में जो है इन पे जो है बात चलेगी। और पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि पात्र किस प्रकार के हो सकते हैं, गौण पात्र किसे कह सकते हैं, या कई पात्र ऐसे जो होते हैं कि एक बिल्कुल एकदम आपके ऊपर, आपके मस्तिष्क पर अटैक करते हैं, कुछ धीरे धीरे करते हैं। कुछ पात्र स्थिर होते हैं, कुछ पात्रों का
विकसन चलता रहता है, विकास होता रहता है। कुछ पात्र स्थिर भाव के होते हैं, कुछ पात्रों का स्वभाव परिवर्तनशील होते हुए भी दिखता नहीं उनमें। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो है आपको दिखेंगी, और वही जो है उन परिस्थितियों के माध्यम से उन पात्रों के चरित्र चित्रण में जो है परिवर्तन आएगा। सबसे पहले जो है हम जिस मुख्य पात्र की बात कर रहे हैं उसके चारित्रिक चित्रण की जो बात कर रहे हैं, जो प्राण जैसे नाम है, प्राणेश्वर, प्राणेशाचार्य जैसे नाम है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संस्कार उपन्यास के प्राण जो है इस प्राणेशाचार्य में मिले हुए हैं, और नाम भी इसका इंगित है। संस्कार उपन्यास आप सभी जानते हैं UR अनंत मूर्ति द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास है। आलोचकों ने विवादों से भरा उपन्यास भी कहा है, अलग अलग परिभाषाएं भी दी है, लेकिन चूंकि मुझे जो है एक अध्यापक होने के नाते, और एक चूंकि अध्यापक हमेशा विद्यार्थी भी होता है, हम विद्यार्थी भी हैं और अध्यापक भी हैं, तो मुझे जब मैंने इस उपन्यास को बड़ा गहराई से पहले भी पढ़ा और अब भी पढ़ा और पढ़ते रहते हैं, जैसे कहीं ना कहीं मुझे कई बार जब आप बार बार इस चीज़ का इंगित किया कि इसमें तो विवादों से घिरा है या इस प्रकार की कोई घटना, मुझे याद है कि कई बार लोग ये कहते भी हैं कि इस उपन्यास में इस प्रकार की भाषा शैली है या इस प्रकार का कथानक है कि पढ़ के या पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। पात्र बिल्कुल, उपन्यास का कथानक जो है, उपन्यास की कहानी जो है, उपन्यास के पात्र जो है बिल्कुल स्पष्ट हैं, और उन प्राणाचार्य जो है, जो मुख्य पात्र जो है आपका उपन्यास का, उसके अगर चरित्र की बात की जाए, उसके चरित्र में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो आप जब उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उनके चरित्र के परस्पर परिवर्तन जो है इस उपन्यास की कथा को विकास की ओर ले जाता है। देखिए, प्राणेशाचार्य जो है वो मुख्य पात्र होने के साथ साथ उसको जो एक बड़ा पदवी जो मिले है शिरोमणि की ज्ञानी है, उस ज्ञान के साथ साथ जब वो चंद्री के साथ उसकी घटना जो घटती है, स्पर्श होता है, और जो वहाँ उसका जो या यूँ कहें कि उसके संस्कार जो है वो कहीं ना कहीं द्वंद्व में आकर गिरते हैं, और वहीं से क्या है प्राणेशाचार्य जो है मुख्य पात्र होने के साथ साथ उसकी एक कमी यहाँ झलकती है कि किस प्रकार से वो ऐसा कार्य कर बैठता है। प्राणेशाचार्य उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्रों में हैं। वे वेदों तथा शास्त्रों के विद्वान हैं और लगभग 40 साल के आसपास की उनकी जो है उम्र है। मुख पर तेज है, देखिए पढ़ा लिखा है, शास्त्रों का ज्ञाता है, वेदांत जानता है, तो मुख पर तेज है, उज्ज्वल है, श्वेत है उसका। वे अपने जीवन को परिपक्व बनाने के लिए एक रोगिणी भागी रथी से विवाह करते हैं। अब ये परिपक्व जीवन बनाने के लिए ये भी भारतीय समाज की जो है एक धारणा है कि किसी उस व्यक्ति की सेवा की जाए जो बिल्कुल नहीं किसी भी तरह से सक्षम है, और ये प्राणेशाचार्य मानता है कि मैं उसकी सेवा करके कोई ना कोई एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ जीवन में। हो सकता है ऐसा वो मानता हो या कर रहा हो, लेकिन प्राणेशाचार्य ने काशी से जो है वेदांत शिरोमणि की उपाधि प्राप्त की थी। वाद विवाद में उन्होंने बहुत कुछ मान सम्मान मिला, और उनकी ख्याति जो है, यश जो है आसपास जो है बहुत रहा है, और उसी को इंगित करते हुए लगभग उनके प्रतिदिन की दिनचर्या जो है वो एक सी ही रहती है। सुबह से शाम तक जो है अपनी पत्नी की सेवा करते हैं, और उसके बाद जो है भक्ति भजन में लग जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लोग उनके पास आते हैं। मिलनसार टाइप से जो है हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी जीवन की एक ये विशेषता है कि मिलनसार हैं वो, हर तरह के व्यक्ति उनके पास आते हैं। और सबसे बड़ी उनकी जो चरित्र की विशेषता मुझे लगती है कि कर्म को महत्व देते हैं। कर्म की प्रधानता जो है वो झलकती है उनके जीवन में, और उसको वो मानते भी है, और उस कर्म को वे अध्यात्म के पक्षधर भी हैं, परलोक के सुख को मान्यता भी देते हैं। ये कर्म के अंतर्गत सारा वो मानते हैं। शास्त्रों को महत्व देने वाले विद्वान प्राणेशाचार्य को उनका क्षेत्र वेदांत शिरोमणि के नाम से भी जानता है। ये इसमें आप जो है कर्म जब उसकी भूमिका बनेगी उसमें हम इंगित कर सकते हैं उसको, उसे कर्म के मार्ग पर लाकर जो है वो छोड़ने का प्रयास करता है। पुण्य की शक्ति से उसने जो है एक सन्मति जागृत जो है
करने की कोशिश की है कि कर्म करने से या शास्त्र पढ़ने से या इस प्रकार के कार्य करने से पुण्य मिलेगा। ये पुण्य और जो पाप की जो अवधारणा है, ये परिभाषाएं हैं, मुझे लगता है कि इस उपन्यास में साथ साथ चलती है, मुख्य पात्र के साथ साथ जो है। और शास्त्रों में आस्था रखने वाला है, शास्त्र ज्ञानी है, इस प्रकार से कह सकते हैं। सात्विक और धार्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है। प्राणेशाचार्य का जीवन संसार के लोभ मोह से मुक्त है, ये माना गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब चंद्री के साथ उसका स्पर्श होता है और वहाँ घटना घटती है, तो यहाँ आकर कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है इनके जो है विशेषता, जो चरित्र जो है। और वहाँ सात्विक और धार्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति जो ये कहता है कि नहीं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, और जब उसका स्पर्श करता है तो उसके मन में द्वंद्व जो चल रहा है, वहाँ आके कहीं ना कहीं उसका कोई पक्ष जो है मुझे लगता है कि कमज़ोर जरूर पड़ता है। प्राणेशाचार्य का जो दबदबा जो है, वो उसका जो एक द्वंद्व जो है, या यूँ कहें कि उनका व्यक्तित्व जो है, वो कथा के साथ साथ उसका विकास होता है। जैसे जैसे कथा बढ़ती है वैसे वैसे प्राणेशाचार्य के भीतर का द्वंद्व बलशाली होने लगता है। अब ये द्वंद्व जो है प्रारंभ ही वहीं से होता है। देखिए, जब नारणप्पा जो है वो कार्य जो कर रहा है और प्राणेश्वर जो वो कार्य नहीं कर पाया, और जब प्राणेश्वर ने जब उसके साथ जब संबंध बनते हैं, तो वहाँ जो स्थिति उत्पन्न होती है, जो द्वंद्व दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, उसकी कमजोरी वहाँ झलकती है। और पाठक कहीं ना कहीं इस घटना के बाद मुझे लगता है कि मैं तो स्वयं पाठक होने के साथ साथ और एक अध्यापक होने के साथ साथ मुझे ज़रूर ये लगता है कि प्राणेशाचार्य ने जो ये कार्य करना कोई, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई ऐसा कोई काम किया होगा, लेकिन जो द्वंद्व उसके मन में चल रहा है और वो द्वंद्व उसको जो खराब कर रहा है, उससे उसकी कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक कमजोरी झलकती है। स्त्री सुख और दमित इच्छाएं जो हैं, कहीं ना कहीं एक आप विशेषता ले सकते हैं ये कि किस प्रकार से जीवन चला उनका। घर में पत्नी बीमार है, कुछ किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है, और उस कारण कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं जो हैं वो दब गई, दमन हो गया और जब वो इच्छाएं बाहर निकलने की जब कोशिश की उन्होंने, तो कहीं ना कहीं वो कार्य कर बैठा कि जो नहीं करना चाहिए था, और कर भी लिया तो उसको स्वीकार करने की शक्ति जो है अगर नारणप्पा में है, तो मुझे लगता है कि प्राणेशाचार्य में भी वो शक्ति, वो ताकत होनी चाहिए थी। अगर वो ताकत होती उसमें, तो शायद मुझे लगता है प्राणेशाचार्य का जो व्यक्तित्व जो है, चरित्र जो है, वो कहीं ना कहीं और जो है उभर कर सामने आता, शक्तिशाली बनकर सामने आता, और पाठकों पर उसका प्रभाव एक अन्य तरीके से डाल सकता था। ये मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता था। दूसरा महत्वपूर्ण जो पात्र है, आप ने जैसे मैंने पहले ही इंगित किया था प्रारंभ करने से पहले, कि नारणप्पा जो है, नारणप्पा जो इस उपन्यास का जिस प्रकार से प्राणेश्वर महत्वपूर्ण पात्र है, ये पात्र भी जो है इसका कहीं ना कहीं अपने विशेष रुचि रखता है। वह दुर्वासापुर के ब्राह्मणों में से एक जो है, जिस जगह का नाम जो बताया गया है जहाँ वो रह रहे, वहाँ पर वो रखा गया है, वहाँ पर वो रहता है। उपन्यास का जो प्रारंभ जो है, जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो प्रारंभ ही क्या है, नारणप्पा की जो मृत्यु होती है वहाँ से उसका किसी तरह से कहानी कथानक चलता है। दुर्वासा के अग्रहार में वो रहता है, और लेकिन वह ब्राह्मणों के किसी भी धार्मिक और शास्त्रों से संबंधित नियमों को वह नहीं मानता है, और इसी वजह से उसे अलग कर दिया गया। और सबसे बड़ा कारण अलग करने का, जब व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना जीवन जीता है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज ने जो नियम बना रखे हैं, और उन नियमों से अगर व्यक्ति बाहर जाता है, तो समाज ने, आज नहीं पहले से ही समाज ने उसका विरोध किया है, और आज तो आधुनिक समय में है, इन चीज़ों का लगभग धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं नारणप्पा का जो मृत्यु जो हुई, और मृत्यु के बाद जिस प्रकार से चंद्री प्राणेश्वर के पास आकर अपनी बात रखती है, समझाती है, जो घटना घटी है उसके बारे में बताती है, तो वो सारा का सारा चलता है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी इस पात्र की विशेषता जो मुझे लगती है
कि स्वच्छंद किस्म का व्यक्ति है ये बिल्कुल स्वच्छंद आचरण करने वाला, किसी की रोक टोक नहीं है, अपना जीवन जीने वाला, उसकी अपनी जीवन शैली है, उसके जीवन जीने का ढंग है, तथा धर्म और शास्त्रों को मानने न मानने वाली जो बात है, कहीं ना कहीं अब मैं अगर ये कहें कि धर्मशास्त्रों को या धर्म को मान ले तो व्यक्ति अच्छा हो जाए, ना माने व्यक्ति बुरा हो जाए, इन चीज़ों से मुझे लगता है कि इनसे हम दूर रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। नारायणप्पा ने जो अपना जीवन जिया है स्वच्छंदतावादी विरोध आधुनिकतावाद को यानी उनका जो व्यक्तित्व है वो दर्शाता है। कबीर बनना इतना आसान नहीं है, निराला बनना इतना आसान नहीं है। अगर नारायणप्पा ने अगर समाज के जो वो नियम जो बनाए गए उनका अगर विरोध किया है तो कहीं ना कहीं उस विरोध की वजह से उसका व्यक्तित्व तो निखर कर सामने आता है। कहीं ना कहीं आधुनिकता है उसमें, आधुनिक जब दृष्टि होगी कहीं ना कहीं पात्र वो उस चीज़ को लेकर चलेगा तो पात्र जो है लीक से हटकर बाहर आएगा। नारायणप्पा ने ये किया है, मैं मानता हूँ। और पूरा का पूरा उपन्यास कहीं ना कहीं नारायणप्पा के साथ जो व्यवहार चल रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो अपना जीवन जिया जो है, और अपना जीवन जी के ही उसने इस शरीर को, इस देह को त्यागा। उसे कोई किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का द्वंद्व, किसी भी प्रकार की उसके मन में कोई ऐसा नहीं रहा होगा द्वंद्व विचार कि उसने कोई ऐसा गलत काम किया होगा। अपना जीवन जिया। प्रेम देखिए, जीवन में प्रेम है तो मुझे लगता है कि जीवन उतना ही सुंदर तरीके से चलता जाता है। और भारतीय परिवेश, भारतीय संस्कृति ने तो प्रेम को बड़े स्वतंत्र तरीके से इस चीज़ को स्वीकार किया है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे लगती है इसकी आधुनिकतावाद का जो प्रतीक, मैंने पहले ही कहा कि आधुनिकता किस प्रकार से आधुनिकता है। आधुनिकता का मतलब ये नहीं कि हम धर्मशास्त्रों को, वेदों को और नियमों को तोड़ दें तो क्या है आधुनिक होगा, ऐसा नहीं होता। उनको अपनाकर भी व्यक्ति आधुनिकता का जो है जामा, आधुनिकता का चोला पहन सकता है। ये कह सकते हैं कि उसका जीवन जो है वो एक स्वतंत्र तरीके से चल रहा है, वो जी रहा है। जैसे आधुनिकता का प्रतीक है वैसे ही नारायणप्पा जो है भौतिकवादी भी है, भौतिकता का भी प्रतीक है कि कहीं ना कहीं जो समाज चल रहा है, समाज में जो संबंध है, समाज का जो नियम बनाए बैठे हैं, एक तरफ जो है हम कहते हैं कि मांस मदिरा खाने से व्यक्ति की आत्मा भ्रष्ट होती है, दूसरी तरफ व्यक्ति मांस मदिरा खाकर भी अगर उसको छिपाकर वो कार्य कर रहा है और कह रहा है कि मेरी तो आत्मा जो है भ्रष्ट नहीं हुई है, तो ये द्वंद्व जो है मुझे लगता है कि नारायणप्पा ने जो है इसको स्वीकार नहीं किया और खुले मन से इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि मैं अपना जीवन जीऊँगा, मैंने जो अपना जीवन जीना है। इसलिए उसने अपनी बीमार पत्नी को त्यागा, जो थी उसकी पत्नी पहले, और उसने चंद्री के साथ जिस प्रकार शादी की और जिस प्रकार से वो भोजन का सेवन करता है, जिस प्रकार से वो खान पान है उसका, उससे बिल्कुल वो आधुनिकता को अपनाए हुए भौतिकतावादी जो एक ढांचा जो है उसको लेकर चलने वाला पात्र है, उसका जो कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहा है उसका। और दूसरी साइड कहीं ना कहीं चल के अगर हम आगे देखिए रूढ़ियों का भी खंडन करता है। देखिए मैं बार बार मैंने पहले भी इंगित किया कि आज कबीर अगर जिंदा है, आज निराला अगर जिंदा है, तो रूढ़ियों का जो उन्होंने जो खंडन किया, रूढ़ियों का खंडन करने का मतलब ये नहीं कि समाज को उन्होंने छोड़ दिया, समाज के भीतर रहकर जो बात की उन्होंने, तो रूढ़ियों का जो खंडन जो है नारायणप्पा जो कर रहा है, आधुनिकता का जो प्रतीक है, भौतिकवादी जो चोला उसने पहन रखा है, पुरानी रूढ़ियों का जो उसने जीने में विश्वास है ही नहीं उसका। स्वच्छंद बिल्कुल वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो जीने वाला व्यक्ति है वो जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा जीवन में सफल होता है, खुश रहता है। और उपन्यास का जो ये पात्र, जो महत्वपूर्ण पात्र जो है, उसको देखकर मुझे लगता है कि हम बिल्कुल उसी परिपाटी पर चल रहे हैं। बिल्कुल नारायणप्पा जो है स्वच्छंद किस्म का भौतिकवादी, आधुनिकतावादी, रूढ़ियों का खंडन करने वाला, शारीरिक सुख का भोगी। देखिए जीवन मिला है, कामायनी में भी कहा है कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जीवन का जड़ और चेतन। ये जो जीवन जो मिला है वो भोग करने के लिए है, और भोग के तुरंत बाद जो है हमें कर्म करना है। शारीरिक सुख का भोगी जो है, शारीरिक सुख का भोगी कौन होगा? जो कर्मवादी होगा, जो कर्म करेगा, जो अपना जीवन है जिसे जीने का तरीका आता है, जिसके अनुसार शारीरिक तथा भौतिक सुख का जो महत्व जो है वो हमेशा रहा है। जीवन में आए हैं तो भोग तो करना है ना, और अगर भोग ही नहीं करें और कर्म करते रहें तो भी मुझे लगता है कि जीवन का कोई ये 84 लाख की जोनियां है ऐसी चलती रहेंगी फिर तो पूर्ण रूप से क्या है वो शारीरिक सुख का भोगी है, जीवन जीने वाला है, निडर भी है, वास्तविक है,
बिल्कुल ये महत्वपूर्ण विशेषता आप बिल्कुल स्पष्ट दिखेगी आप में कि निडर है, डरने वाला नहीं है। उसके चरित्र में ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है कि किसी भी प्रकार का कोई मन में द्वंद्व, डरपोक नहीं है, कोई डर नहीं है उसके, बिल्कुल निडर और साहसी है वो। और जो करता है उसे स्वीकार करता है। देखिए आज जीवन में बहुत व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो कर रहे हैं स्वीकार नहीं करते हैं और दुखी रहते हैं, उनके मन के भीतर एक डर बैठ जाता है। लेकिन नारायणप्पा जो है बिल्कुल स्पष्टवादी है, कोई द्वंद्व नहीं है, जो किया है स्वीकार किया है, मैंने ये कार्य किया है। और जो व्यक्ति ये स्वीकार कर लेगा, मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का जीवन जो है वो बड़ा सुखमय, आनंदमय होता है। सुख सुविधाओं का कोई कमी नहीं है वहाँ पर, सारी की सारी चीज़ें उसको मिली हुई हैं। ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मण कर्ण, ब्राह्मीकरण, यानी जाति का विरोध नहीं कर रहा वो। कहीं ना कहीं जाति के भीतर जो संस्कार जो आ गए हैं कि नहीं अगर ब्राह्मण है तो ये होगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है नारायणप्पा जो है वो नहीं मानता। और ना मानने की वजह से ही उसका जो समाज है, अग्रहार समाज जो है दुर्वासापुर में जो रह रहा है, 10, 15, 20 परिवारों का जो जिक्र किया है, वहाँ पर जो है वो उसका विरोध करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। लेकिन कोई चिंता नहीं उसे, कोई टेंशन नहीं उसे, अपना जीवन जीने वाला, अपने अनुसार जो है काम करने वाला व्यक्ति नारायणप्पा जो है वो दिखता है, महत्वपूर्ण पात्र है। और इसी के साथ साथ इन दोनों पात्रों के साथ जो जुड़ने वाली नायिका जो है, जो स्त्री पात्र जो है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चंद्री जो है, जिसे चंद्रमा का चरित्र नाम जो है उसका पहले गांव में आपने हमेशा पता एक नाम असली होता था और एक दूसरा नाम होता था। तो चंद्री जो है ये नाम जो इसका प्रेम से रखा, जो चंद्री अग्रहार के ब्राह्मण नारायणप्पा की दूसरी पत्नी और रखेल के रूप में पहचानी जाती है। अब ये कई चीज़ें ऐसी है, रखेल है या सौतेली है, इन शब्दों का जो समाज, क्योंकि भारतीय समाज में जो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार जो शादी कर ली वो पत्नी है, और अगर उसके अनुसार नहीं चले आप इस प्रकार के नाम रख दिए गए। लेकिन नारायणप्पा के लिए वो उसकी पत्नी है, उसके साथ खुश है, वो उसके साथ रह रहा है, उसके साथ संबंध है, उसको खुश रखता है, उसके लिए गहने भी बनाए हैं उसने, सारे कपड़े, अच्छे कपड़े भी दे रहा है, उसे खुश रख रहा है। उसे कोई चिंता नहीं कि वो समाज उसके लिए क्या कह रहा है, समाज क्या सोचता है, उसकी जाति क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब सिर्फ चंद्री से है। चंद्री सुंदर है, चंद्री का मन उसके मन के साथ लगा है, नारायणप्पा के साथ उसका संबंध है, इसलिए वो उसके साथ खुश है। एक जगह बड़ा अच्छे तरीके से कह रहा है, उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने सोने के कमरे में लगे रवि वर्मा द्वारा बनाए गए एक चित्र याद हो आई। इसी के लिए तो नारायणप्पा ने शालीग्राम को नदी में फेंक दिया था। मांस मद्याहार भी किया तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। बिल्कुल स्पष्टवादी है, आधुनिकतावादी है, झलक रहा है कि जो चीज़ बनी है खा सकते हैं। वह व्यक्ति मांसाहारी हो सकता है, व्यक्ति शाकाहारी हो सकता है, और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं शाकाहारी हूँ और शुद्ध हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति की मन जो है, व्यक्ति के विचार जो हैं, कहीं ना कहीं वो स्पष्ट होने चाहिए, वो शुद्ध होने चाहिए। मांस खाने से, मदिरा खाने से आत्मा भ्रष्ट होती है, ये अपनी अपनी धारणाएं, अपने विचार हैं। नारायणप्पा इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, और नारायणप्पा का जीवन जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, वो जी रहा है, उसके साथ खुश है वो। और इस प्रकार से आगे चलते चलते पात्रों का जो आगे जो विस्तार होता है, ये 4 पात्र जो है महत्वपूर्ण। और चौथा पात्र जो मुख्य पात्र में पुट जो आता है, आप पूरी की पूरी कहानी में जब प्राणेशाचार्य जो उस घटना के बाद जब अपना गांव छोड़कर और वो चला जाता है, तो प्राणेशाचार्य के साथ जो पात्र लास्ट तक रहता है, अंत तक रहता है, पुट जो है, वो भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। वो भी अपनी छवि जो है, अपना व्यक्तित्व का प्रभाव कहीं ना कहीं अपने गुणों की वजह से छोड़ रहा है। वो भी उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र आप कह सकते हैं। दूसरा भाग जब प्रारंभ होता है उसमें आता है वो, और उसकी जिस जाति से संबंध है, मालेर जाति से संबंध रखता है वह, और यह ब्राह्मणों की एक निम्न जाति। देखिए अब ब्राह्मण में भी जाति के भीतर जाति जो है कहीं ना कहीं कबीर का पैदा होना ही, कबीर पैदा ही इसी कारण से हुआ, बुद्ध पैदा ही इसी कारण से हुआ, अंबेडकर पैदा ही इसी कारण से हुआ कि जाति के भीतर जाति है। ब्राह्मणों में भी जाति है, शूद्रों में भी जाति है,
भूमिहरों में भी जाती है, ठाकुरों में भी जाती है, और एक जाति में, अपनी ही जाति में छुआछूत मानते हैं। ये समाज का जो ढांचा है, कहीं ना कहीं UR अनंतमूर्ति ने अपने उपन्यास संस्कार में जिस प्रकार से इंगित किया है, ये बड़ा शोचनीय है। इस पे चिंतन करने लायक जो है बहुत कुछ है। आज की ये खासकर हिंदी साहित्य का विद्यार्थी जो जुड़ा है, कहीं ना कहीं इस ओर अपनी इसकी दृष्टि जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बदलाव आ सकता है। और इसके महत्वपूर्ण गौण पात्रों पर भी थोड़ी थोड़ी अगर नज़र मार लें हम, भागीरथी है, पद्मावती है, गरुड़ाचार्य है। भागीरथी जो है प्राणेशाचार्य की जो पत्नी है, पहले ही मैंने इंगित किया कि बीमार रहती है, कुछ उसके संवेदना नहीं है, किसी प्रकार से शरीर में आकर्षण नहीं है, और इसी वजह से जो धीरे धीरे करके क्या है उसकी भी फ्लैग से मृत्यु हो जाती है। पद्मावती भी इसी प्रकार की एक रूपवती स्त्री है, महत्वपूर्ण गुण पात्रों में है। और पुट जो पहले जो 4 पात्रों में महत्वपूर्ण पात्र है, उसके दूर की रिश्तेदार है वो, और उसका सम्मान है वो समाज में कहीं ना कहीं एक अच्छे रुतबे पर बैठी है, उसका अपना कारोबार है। वो भी कहीं ना कहीं जब हम उपन्यास पढ़ते हैं तो ये पात्र भी हमें जो है कहीं ना कहीं आकर्षित करता है। गरुड़ाचार्य जो है, ये भी गरुड़ाचार्य नारायणप्पा का रिश्तेदार है, और उसमें और नारायणप्पा में 5 पीढ़ी का संबंध है। अब ये भी जो पीढ़ियों का इतना लंबा लेखा जोखा रखा है UR अनंतमूर्ति ने भी, ये भी महत्वपूर्ण है। दोनों की जो नानी जो थी वो बहनें थी, ये इसमें इंगित किया गया है। तो गरुड़ाचार्य भी कहीं ना कहीं एक चाहे वो गौण पात्र हो, लेकिन अपनी छवि छोड़ता है वो उपन्यास में। सीता देवी जो है वो भी जो है एक गौण पात्र है। सीता देवी गरुड़ाचार्य की पत्नी है, और वो जो है उनका गरुड़ाचार्य से और नारायणप्पा का जो संबंध है, उन संबंधों के बीच कहीं ना कहीं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी प्रकार से लक्ष्मणाचार्य जो है, लक्ष्मणाचार्य भी जो है नारायणप्पा का रिश्तेदार है। उसकी साली के साथ नारायणप्पा का पहला विवाह हुआ था। अब ये संबंध यहाँ जो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार की रिश्तेदारी उसके साथ है। नारायणप्पा लक्ष्मणाचार्य की पत्नी के मामा का बेटा था। जवर के कारण लक्ष्मणाचार्य का शरीर जो है लगभग बेडोल हो गया, बीमार हो गया, और इन्हीं घटनाओं के साथ करते करते धीरे धीरे जो है ये भी पात्र कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ एक पात्र और जो है इसमें है, श्रीपति जो है पात्र है, वो भी उपन्यास में अपनी छवि छोड़ता है। श्रीपति लक्ष्मणाचार्य का दामाद है। कुछ समय तक उसने प्राणेशाचार्य से संस्कृत सीखी, और नारायणप्पा के संपर्क में आने के बाद वह यक्षगान की मंडली के साथ गांव-गांव घूमता रहा, वह वेश्याओं के पास जाता था। तो ये इस प्रकार की घटनाएं कि नारायणप्पा ने जो उस समय का जो उनका समाज था, उस वहाँ के युवकों को किस प्रकार से सेना में भर्ती करवाया, किस प्रकार से मंडली में जोड़ा, लेकिन ब्राह्मण परिवार जो था वो नहीं मानते थे इसको अच्छा, और ऐसे करते करते जो है नारायणप्पा एक अपनी अहम भूमिका जो है निभाता है संस्कार उपन्यास में। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए, हम एक पात्र और जो है महत्वपूर्ण पात्र बेली नाम की जो है एक कामुक युवती जो है, जिसके संबंध श्रीपति से हैं, वो भी उपन्यास में अपनी उपस्थिति जो है दर्ज करवाती है। और चूँकि युवती है, और युवती भी जो है उसकी एक यौन शक्ति जो है, यौवना अवस्था जो है, उसको यहाँ बिल्कुल स्पष्ट किया है। बेली भूत प्रेतों में विश्वास करती है, जो श्रीपति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस पात्र को भी कहीं ना कहीं सामने रख सकते हैं। एक पात्र और है इसका, दुर्गा भट्ट। दुर्गा भट्ट जो है वो भी इसी समाज से है और दुर्वासापुर में रहता है। वो भी जो है उसके अनुसार शूद्रों के साथ रहने से नारायणप्पा का ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होता। देखिए, जहाँ नारायणप्पा है वहीं दुर्गा भट्ट की जो स्टेटमेंट जो है, दुर्गा भट्ट का जो ये विचार है कि साथ रहने से कोई किसी का ब्राह्मणत्व या कोई विचार नष्ट नहीं होते, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, और बिल्कुल आधुनिक विचार है। किसी के साथ रहने से कोई किसी का कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए नारायणप्पा और चंद्री के जो संबंध जो है वो उनको जो है अनुचित नहीं मानता और सही कह रहा है उनको वहाँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम नारायणप्पा के साथ अगर इसी विचारधारा से जुड़ता एक पात्र की और बात करें, तो दुर्गा भट्ट भी जो है उसी प्रकार का पात्र है। उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है अपने विचारों से, अपने कर्मों से, जिस प्रकार से वो बात कर रहा है।
उसने बहुत सुंदर तरीके से ये बात कही है। और नारायणप्पा के शव का जब दाह संस्कार कर दिया तो वह गाँव-गाँव जाकर उनकी अपकीर्ति फैला देगा, वह माधवों की रूढ़िवादिता की अवमानना करता है। यानी ये विचार, ये जिस प्रकार से उस समय का समाज था, उस समय की परिस्थितियाँ थी, जो उस समय का जो परिवेश था, देश काल वातावरण, ये सारी चीज़ें जो एक उपन्यास की महत्वपूर्ण चीज़ें घटित होती हैं, सारे के सारे संदर्भ आते हैं। इन सभी बातों को, इन सभी बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो संस्कार उपन्यास जो है, उसके पात्र और पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं जो है वो उपन्यास में, जब आप उपन्यास पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से आप भाषा से जुड़े हैं, में जो स्नातकोत्तर जो कर रहे हैं और संस्कार उपन्यास को आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे आप, तो संस्कार नाम से ही जैसे आपको लगता है बहुत गहराई में बात कही गई है यू आर आनंद मूर्ति के द्वारा। तो आज का इस संवाद के माध्यम से मुझे लगता है कि जो मैंने आपके साथ संवाद किया, जो मैंने आपके साथ, आपके मध्य जो है संस्कार उपन्यास पर उनके पात्रों को लेकर, उनके चरित्र को लेकर जो बात कही, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से उसका आपके लिए फ़ायदा होगा। आपके लिए उसका आने वाला जो आपका समय है, जब आप परीक्षा में बैठेंगे, कहीं ना कहीं ये घटना जो है, जब हम पढ़ते हैं और जब किसी के साथ संवाद रचते हैं या संवाद सुनते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ज़रूर जहन में रहेंगी। और जब आप प्रश्न करेंगे इस संस्कार पर, वो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, उपयोगी होगी। यही उम्मीद, यही आशा के साथ कि आपको आज की संवाद का लाभ हुआ होगा, फ़ायदा हुआ होगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका जो है यही बात अपनी समाप्त करता हूँ। संस्कार उपन्यास के पात्र और चित्रणों को लेकर जो हमने बात कही, मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ।